हाय, मैं ब्रिजेश। और आज हम बात करते हैं कि पुष्प के भागों की बात करते हैं। तो मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पुष्प होता है, एक पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो एक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है कि वाय दल पुंज और दल पुंज, और उसके बाद होता है पुमंग और जायंग। जो पुष्प का वाय दल पुंज और दल पुंज होता है, वह पुष्पों में एक सहायक भाग होता है। अब सहायक भाग में जैसे जो वाय दल पुंज होता है, वो मुख्यतः कहा जाता है जैसे पुष्प में जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद जो पुष्प का दल पुंज होता है, वह पुष्प के कीटों को आकर्षित करने में इन्वॉल्व होता है, मुख्य भूमिका निभाता है। और फिर उसके बाद जो तीसरा भाग होता है पुमंग और जायांग। जो पुमंग होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, और जो जायांग होता है वह पुष्प का मादा भाग होता है। तो आज हम ये पौधों के लैंगिक जनन में जो दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक मैंने जो है बताने के लिए आप सबके बारे में यहाँ पर आए हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि जो पुष्प का जो तीसरा भाग होता है वह पुमंग है। अब उस पुमंग में हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग आते हैं और यह किस प्रकार से पौधों के लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होते हैं। तो लैंगिक जनन के जो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पुष्पों के कितने भाग हैं, उसकी संरचना के बारे में मैंने अध्ययन किया था। और यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि पुष्प के जो पुमंग भाग होते हैं उसमें कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सबसे पहले है क्या कि यह पुष्प का नर भाग होता है, जो एक या कई पुंकेसरों या सूक्ष्म बीजाणु, जिसको हम स्टामेन कहते हैं, का बना होता है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं जो पुमंग है, पुमंग पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसर क्या होता है? यह पुमंग के अंतर्गत में आता है। अब सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं कि जो एक पुंकेसर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि 2 ही भाग को रखा है, लेकिन कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर की ओर है, तो जिसमें सबसे पहला क्या है? परागकोश, और दूसरा है संयोजी, और तीसरा है वृंत तंतु। तो इसमें जो सबसे पहला भाग होता है, तो इसी भाग को हम कहते हैं परागकोश। परागकोश होता है। और जो सबसे नीचे की ओर पतला सा लंबा सा भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं वृंत तंतु कहते हैं। वृंत तंतु होता है। तो पुष्प के एक पुंकेसर में कितने भाग हुए? 3 भाग, परागकोश, संयोजी और वृंत तंतु। ये जो संयोजी कनेक्टिव होता है, इसको एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है? हटा दिया है। तो ऐसे इसीलिए मुख्य रूप से इसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर जो भाग होता है वो परागकोश है, और जो सबसे नीचे की ओर पतला सा लंबा सा भाग होता है वो वृंत तंतु होता है। अब उसके बारे में हम आगे चलते हैं कि जो सबसे मुख्य भूमिका पौधों के लैंगिक जनन में इन्वॉल्व करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो कौन से होते हैं? परागकोश होते हैं। तो एक परागकोश में मुख्यतः 2 पालियां होती हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमको क्या नजर आ रहा है? एक पुंकेसर नजर आ रहा है, और इस एक पुंकेसर में सबसे नीचे की ओर वृंत तंतु और जो सबसे ऊपर की ओर है वो परागकोश है। लेकिन जब उसके पास में जाते हैं तो हमको इसमें 2 भाग नजर आते हैं। कौन कौन से? तो एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो वही कहा जाता है कि एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। अब इस जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो मालवेसी फैमिली के होते हैं, तो मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें ओनली 1 कितनी पालियां होती हैं? 1 पालियां होती है। वैसे एक पुंकेसर में कितनी पालियां यहाँ पर दिख रही हैं? 2 पालियां, एक ये है, एक ये है, जिसको हम बोलते हैं एंथर लोब। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब प्रत्येक पाली की बात करें तो प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं चैम्बर। फिर अब जैसे यहाँ पर तो सबसे पहले दूर से कितना दिख रहा था? 1। जब उसके पास गए तो कितना दिखा? 2। 2 क्या हो गया? पाली। अब उस पाली के अंदर में कितने दिख रहे हैं? 1 में 2। अब जैसे टोटल तो 1, 2, 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो जाते हैं। तो एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होंगे? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 2 पाली यहाँ पर है तो टोटल प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है, जिसको बोलते हैं एंथर सैक हो जाता है। तो कितने हो गए? 4 हो जाते हैं। क्वेश्चन में याद रखना है, अगर कोई पूछे कि एक पुंकेसर में
कितने पालियां होती हैं, तो क्या बताओगे? 2 पालियां होती हैं। फिर कहा जाए कि एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 2। तो 2 पाली है यहाँ पर, तो एक में 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। 2 इसमें, 2 इसमें, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 पाली हो गया और टोटल कितने हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। अब जिसमें क्या पाए जाते हैं? परागपुट होते हैं या सूक्ष्म बीजाणु धानियां होती हैं, और इसी के अंदर में खूब छोटे छोटे भाग होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु धानी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसका क्या करते हैं? टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। जब ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद हम उसका अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमें इस प्रकार की रचना नजर आती है। अब इस प्रकार की रचना में जैसे कितने, अब ये मैंने आपको बताया कि कितने इसमें चैम्बर दिख रहे हैं? 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3, जैसे 1 2 3 और 4 चैम्बर हो जाते हैं। अब जब एक परिपक्व परागकोश हो जाता है, तो एक परिपक्व परागकोश में जो सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है, उसमें सबसे बाहर की ओर आवरण क्या है? जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या है? जिसको एपिडर्मिस। ये कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। ये काम क्या करती है? यह प्रोटेक्टिव का काम करती है, जो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उसकी रक्षा करती है। फिर उसके हम नीचे जाते हैं, तो उसके नीचे और भी परतें होती हैं, और उस परत को हम बोलते हैं एंडोथेसियम, अंतः अस्तर कहा जाता है। और यह अंतर कितने स्तरों का बना होता है? 3 से 5 स्तरों का बना होता है। फिर उसके अंदर में हम और जाते हैं, उसमें देखते हैं कि और परतें होती है, उस परत को हम बोलते हैं मध्य स्तर, मिडिल लेयर कहा जाता है। और ये कितने परतों के बने होते हैं? 1 से 5 परतों के बने होते हैं। और फिर उसके अंदर में खूब छोटे छोटे भाग होते हैं। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रत्येक पाली में इसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। तो इसी के अंदर में ये जो भाग होता है उसको कहा जाता है टेपिटम। तो टोटल टेपिटम की संख्या ये भी याद रखना है कि एक परागकोश में टोटल टेपिटम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 1 2 3 और 4, और इसके बीच में एक छोटा सा संयोजी ऊतक का बना हुआ वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या काम करता है? वो वेस्कुलर बंडल की तरह काम करता है। अब ये क्या काम करते हैं कि ये न्यूट्रिशन को लाने और ले जाने का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम, तो यहाँ से इसको जल मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, और धीरे धीरे क्या करते हैं? वो डेवलप करते हैं। तो जब डेवलप हो जाते हैं, तो इस प्रकार ये एक परिपक्व परागकोश का निर्माण कर देते हैं। अब एक परिपक्व परागकोश में जो टेपिटम होता है, अब उसके अंतर्गत में, तो यहाँ पर इसे आपको बताया गया खूब छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो कैसी होती है? टोयन होती है। और इसमें होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है। और जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे 4 सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये भी कैसे होते हैं? सब सक्रिय रहते हैं। तो जब एक परागकोश में यहाँ पर मैंने देखा, तो सबसे बाहर के स्तर कौन से हुए? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, फिर अंतः त्वचा, और फिर मध्य त्वचा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि जो मध्य त्वचा होती है, मध्य स्तर होता है, वो किसके बीच में होता है? तो किसके बीच में होता है? बाह्य त्वचा और मध्य त्वचा के बीच में अंतः त्वचा होता है। अब फिर मध्य त्वचा जो होती है, मध्य स्तर होता है, उसके बीचों बीच में क्या पाए जाते हैं? टेपिटम होते हैं। और इसी टेपिटम के अंदर में खूब छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? टेपिटम के सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। अब जैसे यहाँ पर हमें एक परिपक्व टेपिटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको इस तरीके का दिखता है। तो जो सबसे बाहर की ओर स्तर है, वो कौन से हैं? एपिडर्मिस हो गए। फिर उसके अंदर में जो जो होते हैं उसको बोलते हैं एंडोथेसियम, और फिर उसके अंदर में होते हैं मिडिल लेयर। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा सीक्वेंस को याद कर लेना। तो सीक्वेंस में सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। अब इस टेपिटम के ही अंदर में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका। और इसी सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
माइक्रोस्पोर सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। और यह सूक्ष्म बीजाणु कैसे होते हैं, ये 4 होते हैं और 4 में सभी कैसे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होती हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें देखो होता क्या है कि जब परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहा जाता है। और सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। अब जो सूक्ष्म बीजाणु होता है इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है परागकण कहा जाता है। अब ये जो एक परागकण की जो संरचनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएंगे कि सूक्ष्म बीजाणु कैसे होता है, इसमें कितने स्तर होते हैं और किस तरीके से इसका डाइहेंस होता है और किस तरीके से परिपक्व होते हैं और किस तरीके से स्फुटन होकर के ये बाहर आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एक पुंगक में कितने पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, ब्रेन तंतु और परागकोश, और जो दोनों को कनेक्ट रखता है उसे ही क्या कहा जाता है, कनेक्टिव कहते हैं। फिर उसके अंदर में चलते हैं तो आपको बताया गया कि इसके अंदर में क्या होती हैं, 2 पालियां होती हैं और एक पाली के अंदर में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो टोटल प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। यहाँ पर एक परिपक्व आपको टीएस काट करके दिखाया गया था और इसके अंदर में क्या है, टेबिटम है। टेबिटम का ये भी इंपॉर्टेंट है, टेबिटम का काम क्या होता है, ये वास्तव में क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, और किसको न्यूट्रिशन देते हैं, पराग कण को ऊर्जा देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक अध्ययन किया कि एक परागकण निर्माण कैसे होता है और इसका विकास हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको देखना और जो भी कमियां होगी आप इसको जो है कमेंट में बॉक्स में बताना कि क्या क्या कमियां हैं, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।